तो स्टूडेंट्स, हम अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सोल के बारे में। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी प्रिपरेशन ऑफ सोल और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत देख लिया था प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल। सोल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल में सबसे पहला आएगा फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब यह है कि सोल जो हमारे पास होगा उस सोल को, जैसे ये हमारे पास सोल है यहाँ पे, इस तरीके से इस सोल को हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक फिल्टर पेपर यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर रखना है, यहाँ से हम इस सोल को ट्रांसफर कर देंगे तो नीचे हमें मिल जाएगा डिस्पर्शन मीडियम और यहाँ पे सोल के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो हम इस सोल को फिल्टर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेबिलिटी। तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द सोल इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेबिलिटी। ठीक, तो इस तरीके से तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम नीचे आएगा इसको हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हम पेपर यूज कर रहे हैं फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर की पोर साइज बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सोल के पार्टिकल्स इसके थ्रू पास हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें स्पेशलाइज पेपर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब वो स्पेशलाइज पेपर क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो जैसे हम जो पेपर यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो पेपर, ये वाला पेपर, दिस पेपर को हम इम्प्रेग्नेट कर देंगे, मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग लगा देंगे। ठीक, किसका लगाएंगे इसके ऊपर कोटिंग, कोटिंग लगा देंगे यहाँ पे हम कोलोडियन का। किसका लगाएंगे, कोलोडियन का। या फिर हम लगाएंगे यहां पे नाइट्रोसेलुलोज का कोटिंग। किसका, नाइट्रोसेलुलोज का कोटिंग लगाएंगे। ये जो नाइट्रोसेलुलोज होता है इसको हम डालते हैं ईथर प्लस अल्कोहल के मिक्सचर में, तो एक तरीके से एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसका कोटिंग हम इसके ऊपर करवा देंगे। तो ये जो होता है मिक्स नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट इन ईथर और अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज सेलोफेन। इसे क्या बोलते हैं, सेलोफेन बोलते हैं। ठीक, तो सेलोफेन का कोटिंग या फिर कोलोडेन का कोटिंग इसके ऊपर लगा देंगे तो पोर की साइज जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, तो सेलोफेन जो हमने यहाँ पे यूज किया, इसी को दूसरे इसमें विस्किंग भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, आपको याद रखते हैं। तो कोटिंग किसका करवा सकते हैं, कोलोडियन का, या फिर किसका करा सकते हैं, सेलोफेन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्किंग बोलते हैं। और सेलोफेन का मतलब क्या है, नाइट्रोसेलुलोज, सिरपी सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट इन ईथर एंड अल्कोहल। ठीक, तो इसका हम कोटिंग करवा देंगे तो पोर साइज जो है, ये जो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होगा ये क्या हो जाएगा, कम। सो यहाँ पे पोर साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोर साइज डिक्रीज ड्यू टू विच ओनली यहां से डिस्पर्शन मीडियम और जो आयंस वायंस प्रेजेंट होंगे वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, बाकी कुछ भी इसमें से पास नहीं होगा। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ सोल। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में या फिर मिक्सचर में, उतनी उसकी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो हमें पता है कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, दूसरा होता है क्या, मेल्ट, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड द वेपर प्रेशर, दीज आर ऑल कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होगी ड्यू टू द सोल।
अब सोल में क्या होता है, देखो मान लो आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। मान लो ये जो सॉल्यूशन यहां पे प्रेजेंट है वो सल्फर का है, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ट्रू सॉल्यूशन बना है। जब ये ट्रू सॉल्यूशन है तो यहां पे बहुत सारे क्या होंगे, इंडिविजुअल सर्कल के आपको एटम्स दिखेंगे बिखरे हुए इस तरीके से। तो जितने ज्यादा यहाँ पे सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन का, उतना ज्यादा इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बहुत ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर बहुत क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, एलिवेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स की हम जो बात करें, सल्फर एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। सो नंबर ऑफ यहाँ पे एस एटम्स आर मोर, ये ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा होगा। सॉल्यूशन टॉपिक में आपने देखा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम जितने ज्यादा होते हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। ठीक, ये किस केस में हुआ, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा। अब मान लो कि हमने यहाँ पे सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन क्या करवा दिया, इंक्रीज। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सल्फर के जो इंडिविजुअल यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, मतलब एटम्स दिख रहे हैं, ये एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे और एग्रीगेट हो गए, ये बना गए इस तरीके से कोलॉइडल साइज का पार्टिकल। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सोल। ये क्या बन गया यहाँ पे, सोल। ये हमें पता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट, और यहाँ पे क्या बना देंगे, सोल बनाएंगे। सोल बनने के बाद अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो 100 मॉलिक्यूल 100 एटम्स प्रेजेंट थे पहले इनिशियली ट्रू सॉल्यूशन में। अब जब सोल बनेगा तो यहाँ पे हो सकता है 10 ही पार्टिकल हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने के कारण ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी, इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। मतलब जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होना था उतना नहीं हो पाएगा, जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए था उतना नहीं होगा, जितना वेपर प्रेशर कम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा, और जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना चाहिए था उतना भी नहीं हो पाएगा। तो ऑल दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गेट्स रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गेट्स रिड्यूस्ड। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये हुआ क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका, सोल का, कि सोल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। तो सोल पार्टिकल जो यहाँ पे सोल जो बनता है हमारा, कोलॉइड जो बनता है, ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। इट इज स्टेबल एज कंपेयर टू सस्पेंशन, स्टेबल एज कंपेयर टू सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल की साइज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो इजीली सेटल डाउन होते हैं बॉटम पे। तो उसके कारण क्या होगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। एक्चुअल में सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंडेड ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम में। ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा, किसमें, सोल में, क्योंकि सोल के पार्टिकल की साइज बहुत कम होती है, जिसके कारण वो मैक्सिमम मूवमेंट में ही रहते हैं, राइट, वो सेटल डाउन इजीली नहीं होते। तो वो सोल ही रहेगा, उसका ब्रेकिंग नहीं हो पाएगा। जैसा ब्रेकिंग हम कहाँ पे देखते हैं, सस्पेंशन का। सस्पेंशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन सोल जो हमारा इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ स्टेबल वन। तो स्टेबिलिटी द अनदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। क्लियर? सो filtrability, colligative property, and the next one is the stability. These are all mechanical properties of the soil. नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. द अदर प्रॉपर्टी इज फोर्थ वन, ब्राउनियन मूवमेंट और मोशन. ब्राउनियन मूवमेंट और मोशन.
ठीक। सो ब्राउनियन मूवमेंट या फिर मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है वो देखो। यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में हमने सोल लिया हुआ है, सोल में क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोलोइडल साइज के, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, सोल है। ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं इस तरीके से, जिगजैग जिगजैग फैशन में इस तरीके से ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। सो मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स इन अ जिगजैग फैशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट और मोशन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स in zigzag fashion is called as Brownian movement और motion। अब ये Brownian movement और motion में ये जो पार्टिकल इधर उधर मूव हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? अपने आप तो मूव नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी उनको चाहिए होगी, कोई ना कोई तो इसको पुश कर रहा होगा। कौन पुश कर रहा है इसको? तो वो पुश करे। यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है, ये जो डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है, ये डिस्पर्शन मीडियम इसको पुश करेगा। कैसे? क्योंकि ये डिस्पर्शन मीडियम, मान लो ये वाटर है, तो वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है, जैसे मान लो ये वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल को इधर उधर से, हर जगह पे है ना इस तरीके से, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल घूमते घूमते इसके ऊपर कोलाइड हो सकते हैं। मान लो इधर से दो मॉलिक्यूल इस साइड में कोलाइड हो गए और इस साइड से एक ही मॉलिक्यूल क्या हो गया, कोलाइड, तो एनर्जी डिफरेंस आपको मिलेगा ना। दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कोलाइडिंग फ्रॉम दिस साइड एंड वन मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड, तो अनइक्वल एनर्जी हुआ ना। यहाँ पे इस साइड में एनर्जी कम लगा, इस साइड में फोर्स कम लगा, इस साइड में फोर्स ज्यादा लगा, तो पार्टिकल जो है, ये वाला सोल पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स इस साइड में कोलाइड कर दिए, एक मॉलिक्यूल इस साइड से कोलाइड कर दिया, तो ये वाला पार्टिकल जो है वो इस साइड में इधर चला गया। फिर यहाँ पे आने के बाद हो सकता है सेम तरीके से ये इधर से दो या तीन इस तरीके से क्या आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और इधर से एक ही आ गया, तो ये पार्टिकल जो है वो इस साइड में चला गया। तो ये इस तरीके से क्या दिखेगा, जिगजैग मोशन दिखेगा, किसका, सोल पार्टिकल्स का। एंड दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट और अनइक्वल इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल्स ऑन दी डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। सो कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन इज, यहां पे लिख रहा हूं, कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन इज unequal impact of dispersion medium molecules on disperse phase particles, इसके कारण होता है। ठीक, सो इसे कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन, और उसका हमने कॉज भी देख लिया कि एग्जैक्टली ये किसकी वजह से होता है। एंड दिस इज इन्वेंटेड बाय और फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट नेम ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया था ब्राउनियन मोशन को। ठीक, दूसरा हम इसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अदर वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है टिंडॉल इफेक्ट। क्या है टिंडॉल इफेक्ट? टिंडॉल इफेक्ट नाम से पता चल रहा होगा, साइंटिस्ट का नाम पहले लिखा है, टिंडॉल ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए नाम इसको बोल दिया टिंडॉल इफेक्ट। ठीक, अब ये जो टिंडॉल इफेक्ट है एग्जैक्टली क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं। जैसे थिएटर में हम जाते हैं तो थिएटर में प्रोजेक्टर होता है पीछे, वहां से एक लाइट आता है, पूरा अंधेरा होता है, तो लाइट जब आता है और स्क्रीन पे जाके गिरता है, तो वो जो लाइट इस तरीके से आता है कोनिकल फॉर्म में, तो उस कोनिकल फॉर्म में के लाइट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपर्ली तो आपको पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे, चमकते हुए दिखेंगे। वो एक्चुअली क्या है, तो वो टिंडॉल इफेक्ट ही है, क्योंकि लाइट जो है वो पार्टिकल बीच में घूम रहे थे, लाइट यहां से आ गया और उन पार्टिकल्स ने उसको क्या कर दिया, लाइट को स्कैटर कर दिया, इसलिए वो चमक रहे हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टिंडॉल इफेक्ट। ठीक, तो यह यहाँ पे भी ऐसे होगा, कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, जिसके कारण वो लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन द कोलॉइडल्स पार्टिकल, जो सोल के पार्टिकल्स उसकी साइज,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट, मतलब कौन सा लाइट वो स्कैटर करेगा, कौन सा लाइट वो स्कैटर नहीं करेगा, वो साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो टिंडॉल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द टिंडॉल इफेक्ट। ठीक, जैसे हमने सोल लिया, सोल के यहां पे इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक, और यहां से मान लो हमने लाइट पास करवा दिया, तो जैसे हम यहां से लाइट पास करेंगे, ये वाला यहां से मान लो मैं इस तरीके से यहां से ये लाइट पास कर रहा हूं, तो ये जो लाइट वाला जो पाथ होगा, जहां से ये इस तरीके से पास होगा, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ जो होगा ये इल्यूमिनेटेड होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, जिसके कारण यहां पे ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। इल्यूमिनेशन क्यों हुआ है, क्योंकि लाइट के ये जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, ये लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं इस तरीके से। तो स्कैटर करेंगे तो ऐसे आपको एक तरीके से ग्लो दिखेगा सेंटर में यहां पे। अच्छा, आप वाटर में से लाइट को पास करोगे तो वहां पे आपको कोई ग्लो नहीं दिखेगा, वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये जो पार्टिकल्स है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होने के कारण लाइट जो है ये पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं, जिसके कारण ये वाला जो आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या दिखेगा, इल्यूमिनेटेड टाइप का इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड एज टिंडॉल इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट। ठीक, सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा तरीके से नहीं कर सकते, उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक, तो इसे कहते हैं हम टिंडॉल इफेक्ट। और ये जो टिंडॉल इफेक्ट है आपको बहुत जगह पे दिखेगा, जैसे कि ब्लू स्काई किसकी वजह से मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ब्लू ओशन किसकी वजह से मिलता है, जो कलर हमें दिखता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। प्रोजेक्टर पाथ जो होता है थिएटर्स में इन डार्क रूम, वो भी किसकी वजह से होता है, टिंडॉल इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो हमने अभी टिंडॉल इफेक्ट के बारे में देखा, देयर इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे, दैट इज टेल ऑफ कॉमेट। कॉमेट जब पास होता है स्काई में से तो हमें दिखता है कि उसका जो टेल दिखता है वो भी किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। ब्लू ओशन, फिर हमने जो देखा है प्रोजेक्टर का पाथ, वो भी सारे के सारे क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स है, टिंडॉल इफेक्ट के एग्जांपल्स है। तो हमारा जो सोल होता है वो भी हमें टिंडॉल इफेक्ट देता है, क्योंकि उसकी साइज एक स्पेसिफिक रेंज में आती है जो लाइट को क्या कर सकती है, स्कैटर कर सकती है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, तो ट्रू सॉल्यूशन में आपको टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखेगा। सस्पेंशन में अगर वो छोटे साइज का सस्पेंशन है तो उसमें भी आपको टिंडॉल इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक, सो ये है टिंडॉल इफेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मैं इस सोल को ऑब्जर्व करूं, जैसे मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहां पे कंसिडर कर रहा हूं यूज ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, यूज ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक, एंड द थर्ड वन भी देखेंगे, दैट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सोल को अगर हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर लिया, जैसे ये सोल के पार्टिकल्स है और यहाँ पे मान लो मैंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब जिसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत अच्छी है, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे क्या, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो परपेंडिकुलरली अगर मैं ये सोल यहाँ पे रख दिया और ऊपर से मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो अगर लाइट पास नहीं होगा तो ये जो पार्टिकल मुझे दिखेगा ये डार्क कलर का दिखेगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। लेकिन जब मैं इसमें से लाइट पास करूंगा और ये लाइट को, ये पार्टिकल लाइट को इस तरीके से क्या कर लेगा, स्कैटर कर लेगा। ठीक, तो स्कैटर करने के बाद अगर मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करूंगा तो ये ब्राइट स्पॉट की तरह दिखेगा इसके अंदर, जैसे चमक रहा है एक तरह से, हेलो जैसे होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, सो ये ऑब्जर्वेशन हमें किसमें मिलेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखता है, बाहर वाला ये जो चमक रहा है ना, जिसको हम एक तरीके से हेलो की तरह जो दिखता है वो दिखेगा। तो एग्जैक्ट साइज ऑफ जो सोल पार्टिकल है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो ड्रॉबैक क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का, कि एग्जैक्ट साइज
and shape of particle cannot be determined. एग्जैक्ट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने रख दिया, तो यहां से जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगा तो ये पार्टिकल का एग्जैक्ट साइज और शेप क्या है मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। सो यहां पे एग्जैक्ट साइज जो है एंड शेप हमें मिल जाएगा किसका, सोल के पार्टिकल्स का। ठीक, तो आपको बस याद रखना है कि इसमें हमें एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल नहीं मिलता, यहाँ पे एग्जैक्ट शेप एंड साइज पार्टिकल का मिल जाता है, सोल के पार्टिकल की मैं बात करूं। ठीक, और ट्रिनोलेपर तो हमने देख ही लिया। तो ये है सारी की सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। पहले वाली कौन सी थी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखा था, उसमें कौन सी, ब्राउनियन मोशन। ठीक, अब हम जो थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज में देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। ठीक, जैसे कि हमने देखा कि सोल में जो डिस्पर्स फेज होता है उस डिस्पर्स फेज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। आइदर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है। और इसी के कारण ए पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे मान लो सबके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले सारे पार्टिकल जब क्लोजर आएंगे एक दूसरे के तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कोएगुलेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। क्योंकि कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन हो गया तो हमारा सोल जो है वो सोल नहीं रहेगा। इसके लिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये जो चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, ये चार्ज किसके वजह से, हमने देखा दो रीजन है इसके पीछे। The first reason is selective adsorption of ions on this surface, और दूसरा रीजन होगा आयोनाइजेशन ऑफ surface molecules on present on disperse phase particles। प्रेजेंट ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। तो इसको समझिए, दोनों का मतलब क्या है। एक तो है सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन द सरफेस। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मतलब क्या, हमने देखा था कि मान लो हमारे पास ये वाला यहाँ पे जो सोल बना है, ये जो सोल के पार्टिकल्स है वो किसके, AgCl के हैं। ठीक, और यहाँ से अगर हमने HCl ऐड करवा दिया एज ए इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पे दो चार्ज बनेंगे, H+ एंड Cl-। तो इस पार्टिकल के ऊपर AgCl का जो हमारे पास सोल पार्टिकल है, इसके ऊपर क्लोरीन का क्या हो जाएगा, सिलेक्टिवली एड्सॉर्प्शन होगा। क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक, तो यहां पे सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो पहला जो इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल, इट इज ड्यू टू सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। सिलेक्टिव क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन द सरफेस। दूसरा है आयनाइजेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। अब आपको याद होगा हमने एक कंसिडर किया था मिसेल, और मिसेल भी हमारा जो था वो क्या था, कोलॉइडी था। वो भी हमारा क्या है, सोल ही है। इस तरीके से बना था ना वो। और यहां पे भी क्या था, ये हेड था और ये जो था वो क्या था, टेल। हेड है और क्या है, टेल है। तो इस केस में ये जो हेड होता है ये क्या होता है, पोलर होता है ना। और एग्जाम्पल हमने लिया था पोलर का,
मोइटी का यहाँ पे ये जो पूरा मोनोमर है, इसका एग्जांपल हमने लिया था कौन सा, सोडियम स्टीयरेट। और सोडियम स्टीयरेट में जो हेड होता था वो हेड कौन सा होता था, COONA, इस तरीके से। तो ये पोलर दिख रहा था। इसमें से जब ये Na निकल जाएगा, यहाँ पे ये हेड में से Na निकल जाएगा वाटर में, तो यहाँ पे बचेगा क्या है, सिर्फ COO माइनस। तो यहाँ पे हेड जो होगा ये किसका बना होगा, COO माइनस। तो हेड में जो पूरा ये मॉलिक्यूल था इस तरीके से, इसका यहाँ पे क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ये निकल गया और बचा क्या यहाँ पे COO माइनस। सबके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे, इंटरफेस पे बिटवीन मिसेल एंड दी वाटर। तो ये इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसका क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया। तो चार्ज जो आया इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव आया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो रीजन है, एक तो हमने देखा सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा है आयनाइजेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल। यही हमारा डिस्पर्स फेस पार्टिकल था, इसके ऊपर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे इसका क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया है। तो चार्ज इसमें इस तरीके से आपको दिखेगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स। अब ये जो चार्ज है इसी के कारण हमारा सोल क्या होता है, स्टेबल होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल सोल इज स्टेबल। एक दूसरे को पार्टिकल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो कोएगुलेट नहीं होते। ठीक, दूसरी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ये जो चार्ज यहां पे प्रेजेंट है उसी के कारण जो आने वाली है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है, देखो सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज नाम का साइंटिस्ट है, उसने बताया कि ये जो यहाँ पे डिस्पर्स फेस पार्टिकल होता है, इस डिस्पर्स फेस पार्टिकल के ऊपर लेयर बनती है आयंस की। ठीक, जिसके कारण वो एक इलेक्ट्रिकल अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, शो। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइग्रेट हो पाएगा, या तो कैथोड की तरफ जाएगा या फिर एनोड की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये जो लेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बताया लेयर कैसे होगा, दैट इज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज, ये अगर डिस्पर्स फेस पार्टिकल है, सोल का पार्टिकल है, तो इसके ऊपर सिलेक्टिवली सबसे पहले कोई ना कोई आयन क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब। तो इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव वाला आयन जो है वो एड्सॉर्ब हो गया, तो चार्ज इस पे कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। ये चार्ज जो होता है अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स। तो ये ऐसे रहेगा इसके ऊपर प्रेजेंट, और एक लेयर बनेगा इस चार्ज का। दिस लेयर इज कॉल्ड एज, यहाँ पे फिक्स्ड लेयर, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। ठीक, और इसका ये कहना है कि मान लो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो है, ये पूरा का पूरा हमारा है डिस्पर्शन मीडियम। तो इस डिस्पर्शन मीडियम में पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ कुछ निगेटिव चार्ज भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये भी अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनका भी अट्रैक्शन होना लाजमी है, होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो ये हो सकता है। तो जैसे जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे अपना एक लेयर बनाएगा, और ये बनेगा एक सेकंड लेयर। इसको नाम दिया इसने डिफ्यूज लेयर। क्या बोला, डिफ्यूज। तो दो लेयर बन गई, एक बन गया फिक्स लेयर और दूसरा है डिफ्यूज लेयर। फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। तो इन दोनों को कंबाइन करके उसने बोला कि यही हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। ठीक, लेकिन दूसरा एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टर्न, और स्टर्न ने बताया कि भाई ये जो लेयर है हेल्महोल्ट्ज ने बताई हुई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, वो ऐसे नहीं है, इससे भी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक, वो किस तरीके से होती है वो देखते हैं।
तो स्टर्न लेयर जो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, उसको हम कवर करेंगे अभी। स्टर्न इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, सो अकॉर्डिंग टू स्टर्न, अगर ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है तो सबसे पहले इसके ऊपर सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होगा किसका, मान लो पॉजिटिव चार्ज का हो गया, नेगेटिव भी हो सकता था, हम इसको यहाँ पे क्या कंसिडर करें, पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये बोर्ड पे, ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। अब इस डिस्पर्शन मीडियम में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है। ठीक, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया तो अकॉर्डिंग टू स्टर्न नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये भी यहाँ पे आएगा इस तरीके से, इस तरीके से इसका भी क्या होगा, एड्सॉर्ब। सो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आएंगे और इसका एक लेयर बनेगा दोनों का मिला के। देखो हेल्महोल्ट्ज ने बोला था कि सिर्फ पॉजिटिव का या फिर एक ही चार्ज वाले आयन का क्या बनेगा, फर्स्ट लेयर बनेगा। अकॉर्डिंग टू स्टर्न दोनों, यदि पॉजिटिव चार्ज जो पहले एड्सॉर्ब हुआ सरफेस पे वो तो है ही, साथ में नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, उन दोनों का मिला के ये क्या बनेगा, लेयर। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट लेयर। इसने उसको नाम दिया क्या, कॉम्पैक्ट लेयर, जो कि फिक्स लेयर की तरह ही बिहेव करता है। ये मूवमेंट मूव होगी किसके साथ में, पार्टिकल के साथ में। जो पार्टिकल जहां जहां भी जाएगा, इधर जाएगा तो लेयर भी उस साइड में जाएगी, पार्टिकल इधर जाएगा तो लेयर भी उस साइड में चली जाएगी। उसी तरीके से अब ये बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे बाहर ही दिख रहा है तो इसके तरफ जो बाकी बचे यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट होंगे। तो इधर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो बाकी जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट, इस तरीके से। ठीक, तो इसका एक फिर से लेयर बनेगा दूसरा, ये एक दूसरा लेयर बन गया जिसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। ठीक, ऑब्वियस है कि नेगेटिव आयन थोड़े से क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सबसे पहले एड्सॉर्ब हो गया, फिर नेगेटिव चला गया, फिर पॉजिटिव आया और फिर नेगेटिव आया। तो ये जो यहाँ पे लेयर बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, इसको बोला उसने डिफ्यूज लेयर। इसको क्या बोला, डिफ्यूज लेयर, सिमिलर टू दैट ऑफ द हेल्महोल्ट्ज लेयर। तो कॉम्पैक्ट लेयर है और डिफ्यूज लेयर है। कॉम्पैक्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर दोनों का मिला के उसने बोला कि ये दोनों लेयर को मिला के यहां से लेके यहां तक ये जो लेयर है इसको उसने नाम दे दिया स्टर्न लेयर। क्या है ये, स्टर्न। सो स्टर्न लेयर का इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टर्न लेयर। ठीक, और वो बोल रहा है कि ये स्टर्न लेयर की वजह से ही इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। और ये जो डिफ्यूज लेयर है, ये वाली जो दिख रही है, ये डिफ्यूज लेयर, अकॉर्डिंग टू स्टर्न डिफ्यूज लेयर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है देन दैट ऑफ द कॉम्पैक्ट लेयर या फिर पार्टिकल। अगर पार्टिकल इस साइड में जाएगा तो डिफ्यूज लेयर जो है वो इस साइड में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डिफ्यूज लेयर एंड द कॉम्पैक्ट लेयर, नंबर ऑफ आयंस अलग अलग है। यहाँ पे तो इक्वल हो सकते थे, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। तो ये जो ये पहला वाला लेयर दैट इज कॉम्पैक्ट लेयर और दूसरा वाला लेयर जो यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, डिफ्यूज लेयर। तो कॉम्पैक्ट लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल होता है दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल बिटवीन द कॉम्पैक्ट लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। is called as electrokinetic potential. It is also called as zeta potential. So the potential between compact, that is fixed layer, and the diffuse layer is called as electrokinetic potential और zeta potential. ये हमारे लिए important है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि what is meant by zeta potential, या फिर alternatively it is called as electrokinetic potential. क्लियर है। तो यहाँ पे जो दो लेयर बन चुके हैं, इसी को, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, इसी को बोलते हैं स्टर्न इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, पहला देखा था हमने हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर जिसमें कुछ प्रॉब्लम था तो उसको करेक्ट किया किसने, स्टर्न इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक, जो हम प्रॉपर्टी देख रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसमें से दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा। फर्स्ट वन देखा था हमने चार्ज प्रेजेंट, और दूसरा हम यहाँ पे देखा है
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक्चुअली मूवमेंट होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड अंडर अप्लाइड पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो सोल की पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, दोनों में से या तो कैथोड की तरफ जाएगा या फिर एनोड की तरफ जाएगा। ठीक, ये क्यों है? क्योंकि चार्ज, ये जो सोल पार्टिकल है, सोल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है, हमने देखा। तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और निगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो कैटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास है यहाँ पे इस तरीके से यू शेप का ट्यूब। ठीक, और इस यू शेप के ट्यूब में हमने सोल भरना है और यहां पे सबसे पहले हम रख देंगे प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड्स इस तरीके से। ठीक, और यहां तक हम भर देंगे इस लेवल तक सोल। तो यहां पे पार्टिकल होंगे इस तरीके से प्रेजेंट, ये सोल के पार्टिकल है। तो ये है हमारा डिस्पर्स फेस और ये है हमारा बाकी बचा हुआ डिस्पर्शन मीडियम। और यहां पे यहां तक लेवल तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक ऊपर वाला पोर्शन, इसके आगे यहां से लेके यहां तक हम भर देंगे डी आयोनाइज वाटर को, ताकि उसमें कोई दूसरे आयंस प्रेजेंट ना हो। और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ में और वहां से हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक, तो मान लो कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया क्या? हमारा एनोड। ठीक है, और ऐसे समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो हुआ यूं कि ये वाले जो सोल पार्टिकल्स थे यहाँ पे जो प्रेजेंट, जिसके ऊपर चार्ज है, हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है, जो प्रेजेंट है यहाँ पे चार्ज वाले पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स मान लो इसकी तरफ मूव कर गए, तो ये यहाँ पे आ गए ऐसे इस साइड में। तो इस साइड में ये इसका क्या हो गया? मूवमेंट। और यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या हो गए? कम। तो इस साइड से पार्टिकल सारे क्या हो गए? इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो गए। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि ये तो हमारा भाई क्या था? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, और ये सोल पार्टिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं? इसकी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इन सोल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो एनायन जो होगा एनोड की तरफ जाएगा, बराबर है, और बाकी का यहाँ पे जो होगा कुछ नहीं बचा है, डिस्पर्शन मीडियम बचा है। तो डिस्पर्शन मीडियम का तो मूवमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये जो है सोल पार्टिकल्स, यहाँ पे सोल पार्टिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं? टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जा रहे हैं। इसका मतलब सोल पार्टिकल्स के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज आया? निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, सो जब ये मूवमेंट हुआ, दैट इज मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल, तो हम पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स। सोल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज है वो आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया क्या? अब ये मूवमेंट अगर इस साइड में होता निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, तो हम ये बोलते कि इस पार्टिकल के ऊपर भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायन एनोड की तरफ गया, हो सकता था कि ये कैटायन होता और कहां पे जाता? कैथोड की तरफ चला जाता। क्लियर है? तो ये है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक तो एप्लीकेशन हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज है ऑन द सोल पार्टिकल्स, और भी एप्लीकेशन है। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए और ये पार्टिकल्स अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते इस इलेक्ट्रोड पे, क्या हो जाते इस तरीके से डिपॉजिट होने वाले हैं, तो इसी का यूज करके हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस बना सकते थे। जैसे अगर आपके पास कोई मेटल पार्ट है और उस मेटल पार्ट के ऊपर किसी का डिपोजिशन करवाना है, जैसे कि डिपोजिशन ऑफ रबर फ्रॉम लैटेक्स ऑन द मेटल सरफेस, अगर वो करवाना है तो हम उसको करवा सकते थे। तो इसका एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन ये बनता, फर्स्ट एप्लीकेशन वो हो गया, दूसरा एप्लीकेशन यहां पे ये बन जाता कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करवा सकते थे ऑफ रबर ऑन मेटल सरफेस फ्रॉम लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? रबर होता है, ठीक। और वो रबर का डिपोजिशन किस पे हो जाएगा? मेटल पे। जैसे मान लो कि यहां पे हमने लिया इस कंटेनर में लैटेक्स, ठीक, और यहाँ पे लैटेक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने डीप करना है कोई सरफेस, जैसे मान लो ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर आपको रबर चिपकाना है, तो इसको ले लो, एक दूसरा कोई तो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे रख दो, दोनों का क्या कर दो? इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब लैटेक्स रबर जो है, मान लो रबर जो है, रबर में लैटेक्स है, लैटेक्स में क्या प्रेजेंट है? रबर के इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और आपको पता होगा कि रबर जो है इसके ऊपर मान लो क्या प्रेजेंट है? निगेटिव चार्ज है। तो इसको आपको क्या बनाना है? कनेक्ट करके इसको बनाना है आपको क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको एनोड और इसको बनाना है क्या आपको? कैथोड। तो ये जो पार्टिकल्स है, जो निगेटिव चार्ज है रबर के, ये रबर पार्टिकल्स जो है ये कहाँ पे जाएंगे? इसके सरफेस पे जाएंगे। निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? इस तरीके से डिपोजिशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे रबर का क्या हो जाता? डिपोजिशन हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। यही किसका क्या है? एप्लीकेशन है, ठीक। उसी तरीके से मेटल कार के अलग अलग जो मेटल पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर कलर पिगमेंट्स को अगर डिपॉजिट करना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कलर पिगमेंट्स ऑन मेटल पार्ट्स ऑफ कार। उसी तरीके से ऐसे ही वो कलर का एक सॉल्यूशन लेते जिसमें कलर के पिगमेंट्स है, जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा, उसी तरीके से कोई मेटल पार्ट को कार के उसमें डिप कर देते तो उसके ऊपर क्या हो जाता? डिपोजिशन होता, तो वो पार्ट क्या हो जाता? कलर्ड हो जाता, जिस कलर का भी आपको चाहिए, ठीक। तो ये हुए एप्लीकेशंस किसके? इलेक्ट्रोफोरेसिस के। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, ये तो हो गया कि हम इंडस्ट्री में यूज कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो है कि जैसे कोल इंडस्ट्री है या फिर स्टील प्लांट है जिसमें कोल बर्न होके चिमनी में से क्या निकलता है? स्मोक। तो वो स्मोक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। उन पार्टिकल्स के ऊपर भी चार्ज होता है, तो उन पार्टिकल्स को अगर हम रिमूव कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, तो बाहर जो गैस निकलेगा उसमें वो पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस गैस में सिर्फ अलग अलग वो जो निकलेगा, स्मोक निकलेगा, उसमें सिर्फ गैस ही प्रेजेंट होगा, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। सो थर्ड एप्लीकेशन हम इसका लिख सकते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन, कि इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्मोक पार्टिकल्स liberated from चिमनी। तो चिमनी से जो स्मोक निकलता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कर लेगा? वो ट्रैप कर लेगा। बस आपको क्या है, जैसे मान लो ये इस तरीके से चिमनी है और यहां से निकल रहा है स्मोक, तो यहां पे आपको लगा देना है क्या? इलेक्ट्रोड्स। होगा क्या यहाँ पे? ये पार्टिकल इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? इस तरीके से डिपॉजिट, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डिपोजिशन होगा, तो यहाँ से जो बाकी जो स्मोक निकलेगा इस तरीके से, वो प्योर क्या होगा? गैस होगा, इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं होगा। आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल कितना डेंजरस होता है अगर वो बाहर निकलता है। PM 2.5, PM 10 इस टाइप के पार्टिकल जो आपने देखे होंगे न्यूज में, वो बहुत लंग्स के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो वो सारे निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस।
ठीक, क्योंकि स्मोक है क्या, स्मोक इज अ सोल, हमने देखा था एग्जांपल में, सॉलिड प्रेजेंट इन अ गैस, तो उस सोल में से हमें डिस्पर्स फेज पार्टिकल दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक, सो ये हुई नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिए कभी कभी आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस ना देके वो दूसरा टर्म भी दे सकता है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज कैटाफोरेसिस। तो कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, सेम, दोनों का मतलब सेम ही है, और ये हमने एप्लीकेशन देखा और किस तरीके से प्रोसेस होती है वो हमने यहाँ पे कवर किया। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बट बिफोर गोइंग फॉर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जो हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज देखा है पार्टिकल के ऊपर, on the basis of electrical charge that is present on the dispersed phase particles, souls are classified into two types. On the basis of charge present on dispersed phase particles, souls are classified into two types. One is called as positively charged soul, और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज सोल। ठीक, अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल का मतलब क्या है कि डिस्पर्स फेस पार्टिकल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो इस टाइप के सोल कैसे हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके पॉजिटिवली चार्ज सोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज सोल, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। याद रखें कि सारे के सारे मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था, वहां पहले भी देखा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन किसका होता है, आयन का। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, AlOH/3 होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। दूसरा पॉजिटिवली चार्ज में मेटल के ऑक्साइड जो आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ऑक्साइड जहां पे भी दिख जाए वो भी जनरली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाता है। ठीक, थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हीमोग्लोबिन है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन भी पॉजिटिवली चार्ज का बनाता है, सोल बनाता है। ठीक, या फिर जो सल्फर सोल होता है, कौन सा होता है, सल्फर सोल, ये भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। साइमल्टेनियसली जो डाइज होते हैं, और उसमें भी खास करके बेसिक डाइज, कौन से होते हैं, बेसिक डाई, वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे मिथिलिन ब्लू, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाता है। डाइज मतलब कि उसमें पिगमेंट हो गए ना, और पिगमेंट क्या एक तरीके से किस में प्रेजेंट हो गए, सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो गए, तो वो सोल ही बनाएगा। तो उस पिगमेंट पे ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज। तो वो चार्ज मिथिलिन, अगर बेसिक डाइज हो तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो वो सोल जो बनाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिवली चार्ज सोल। एग्जाम्पल हमने लिया मिथिलिन, ये पूछा जा चुका है। ठीक, उसी तरीके से निगेटिवली चार्ज में हम देखेंगे कि मेटल जो सल्फाइड्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे AS2S3 हमने देखा था, आर्सेनिक सल्फाइड, ये क्या बनाता है, निगेटिवली चार्ज सोल। उसी तरीके से कैडमियम सल्फाइड, ये भी क्या बनाता है, निगेटिवली चार्ज सोल बनाता है। उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बॉडी में जैसे इस तरीके से हीमोग्लोबिन और सल्फर सोल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कॉमन लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि स्टार्च का सोल, जिलेटिन का सोल। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्ले,
तो ये सारे भी क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज सोल को बनाते हैं। ठीक, उसी तरीके से जैसे यहां पे भी डाई लिया, यहां पे भी हम लेंगे डाइस, लेकिन यहां पे डाइस कौन से होंगे, एसिडिक डाइस। और एसिडिक डाइस में एग्जांपल्स हम लेंगे यहां पे ईओसिन एंड कॉन्गो रेड। तो ईवोसिन और कॉन्गो रेड आर एसिडिक डाइस, और एसिडिक डाइस का जो सोल होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कुछ एग्जांपल्स है, ये निगेटिवली चार्ज सोल के कुछ एग्जांपल्स है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है इसके अंडर में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है, ऑस्मोसिस में होता क्या एग्जैक्टली, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। जनरल हम वही बोलते हैं अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करें तो बीच में। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, यहां पे भी मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो यहां पे मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर अप्लाइड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस रिवर्स है किसके, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स मूव हो रहे थे, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम जो होगा वो मूव होगा। ठीक, अब ये मूवमेंट क्यों हो रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, ये इसी तरीके से यू शेप का हमारे पास क्या होगा, ट्यूब होगा, और इस यू शेप के ट्यूब में हम सोल को भरेंगे। यहां पे दो इस तरीके से हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोड्स रखेंगे। ठीक, और यहां पे हम सोल को फिलअप करेंगे। सोल को हमने यहां तक क्या करवा दिया, फिल करवा दिया। ठीक, और यहां पे सेंटर में हम भरेंगे इस तरीके से क्ले को, क्ले रखेंगे यहां पे, क्ले को क्या कर देंगे, फिक्स। अब ये क्ले होता है निगेटिवली चार्ज। अभी हमने देखा क्ले जो होता है यहां पे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज सोल होता है। और यहां पे हमारे सोल के पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे, ठीक, अगर ये सोल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक, तो ये सोल के यहां पे क्या है, इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये बाकी का क्या है, हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। क्या है यहाँ पे, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, अब ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोड इस तरीके से यहाँ पे क्या है, डिप हो चुका है। ठीक, और इसको हमने कनेक्ट करवा देना है किसके साथ में, बैटरी के साथ। ठीक, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, एनोड एंड कैथोड। जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये जो डिस्पर्स पेज यहाँ पे प्रेजेंट है इसका मूवमेंट होगा। मान लो ये डिस्पर्स पेज इस साइड में चला गया और ये लेवल यहाँ तक बढ़ गई, पहले यहाँ तक थी, अब लेवल क्या होगी, यहाँ तक, और ये लेवल यहाँ से डिक्रीज होके यहाँ तक आ गई इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये डिस्पर्स पेज जो डिस्पर्शन मीडियम में इसका मूवमेंट हुआ, कहां पे हुआ, टुवर्ड्स निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब यह कि डिस्पर्शन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव नहीं हो रहे, क्योंकि पार्टिकल्स मूव होने के लिए जगह जो है यहाँ पे उसको हमने ब्लॉक करवा दिया, इस पे क्या लगा दिया, क्ले। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा डिस्पर्शन मीडियम इधर चला गया, तो इससे हमें ये पता चला कि डिस्पर्शन मीडियम में पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज क्यों आया वो देखो, चार्ज आया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर ऑन दी डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, क्योंकि डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से क्या होता है, डबल लेयर होता है, और इस लेयर पे भी क्या होता है, चार्ज होता है ना। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, पॉजिटिव निगेटिव आयन का। तो सोल पार्टिकल के ऊपर ये जो फिक्स लेयर है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो डिफ्यूज लेयर है यहाँ पे मोस्टली हमें क्या दिखेगा, निगेटिव चार्ज दिखेगा। ये तब भी मैंने बताया था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, निगेटिव चार्ज बचता है। तो इसके कारण ये डिस्पर्शन जो डिफ्यूज लेयर है, ये एक्चुअली ये डिफ्यूज लेयर जो होगी, जो निगेटिवली चार्ज है, ये कहाँ पे जाएगी, एक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। अगर ये सोल पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से निगेटिव चार्ज होता तो डिफ्यूज लेयर में मोस्टली हमें क्या दिख जाता, पॉजिटिव चार्ज दिख जाता, और ये पॉजिटिव चार्ज वाली डिफ्यूज लेयर जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाती, मूव हो जाती। क्लियर है कि नहीं।
तो इससे हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से कि डिस्पर्शन मीडियम में कौन सा चार्ज है, और डिस्पर्शन मीडियम में जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज किस में प्रेजेंट होगा, डिस्पर्स फेज में प्रेजेंट होगा। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज वाला डिस्पर्शन मीडियम है तो डिस्पर्स फेज के ऊपर ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में लिक्विड का मूवमेंट हो गया, तो इसका यूज हम कहां पे कर सकते हैं, इसका यूज जो है वो कहां पे कर सकते हैं। सो पहला यूज इसमें आएगा डी वाटरिंग ऑफ क्ले। जो क्ले में वाटर प्रेजेंट होगा उस वाटर को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का यूज कर सकते हैं। क्ले लो, उसमें इलेक्ट्रो डिप करो, वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, सो डी वाटरिंग ऑफ क्ले में यूज कर सकते हैं। दूसरा ड्राइंग इंक। सो डाई करने वाली जो इंक होती है उसको ड्राई करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो डिप करो डाइंग इंक में, वो वाटर को निकाल लेगा, तो बाकी बचेगा यहाँ पे क्या, सॉलिड मटेरियल या फिर पिगमेंट बचेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ड्राई क्ले बचेगा। ठीक, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो फिनिश होते हैं।